हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 साइंस से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर का ही नाम एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दोस्तों रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। इस पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम लोग एनसीईआरटी के हर एक लाइन का अच्छे से डिकोडिंग करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दोस्तों बहुत कुछ दिया रहता है, बस उसे अच्छे से हमें समझना होता है। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, लेट अस आस्क मोर बेसिक क्वेश्चन। हमें इससे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीईआरटी वाले, जो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, क्या रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी आगे क्या लिखता है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। लिख रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सो रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए उतना जरूरी नहीं है, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। जिसे आगे दे रहा है एनसीईआरटी, देखिए दोस्तों, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर नहीं करता है, अगर उसके अंदर नहीं होता है, तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। अगर कोई एक्सक्रीशन नहीं कर रहा है, कोई रिस्पिरेशन नहीं कर रहा है, या कोई न्यूट्रिशन नहीं कर रहा है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हो गए। बट रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, हम सभी जानते हैं। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता अपने लाइफ स्पैन में, तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर भी रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इस चैप्टर में हमें यही देखना है। आगे आगे देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी लिख रहा है, ऑन द अदर हैंड इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, ए लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो दोस्तों बोल रहा है, जो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा एनर्जी जो है कोई ऑर्गेनिज्म लगाने वाला है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है उसको जिंदा रहने के लिए। फिर क्यों कोई ऑर्गेनिज्म इतना सारा एनर्जी वेस्ट करता है रिप्रोडक्शन में, मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हमारा जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो, लेकिन हम सभी इस चीज़ को नोटिस कर देते हैं, कर सकते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिखता है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो उसका नंबर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर बहुत ही कम नंबर होगा ना फ्रेंड्स, तो क्या हम सभी उसको एक साथ देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। आगे देखिए क्या दे रहा है, इफ देयर वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पेसिस दैट ब्रिंग्स देम टू आवर नोटिस। दोस्तों बोल रहा है, जो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ सिंगल नंबर, मान लेते हैं पूरे अर्थ पे एक ही डॉग होता है, तो क्या हम सभी उसको देख पाते। इवेंचुअली अगर कोई उसे देख भी लेता तो क्या उसका नेक्स्ट जनरेशन देख पाता, नहीं देख पाता, क्योंकि वो स्पेसिस वो ऑर्गेनिज्म के साथ ही एक्सटिंक्ट कर जाता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाता तो वो पूरा स्पेसीज ही वाइप्ड आउट हो जाता, तो हम सभी उसे कभी भी नहीं देख पाते। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं जरूरी होता है, क्योंकि स्पीसीज का कंटिन्यूटी को मेंटेन करना होता है। हमारा आंसर मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या दे रहा है हमारा, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। आखिर हम ऐसे पता कैसे कर सकते हैं जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करता होगा। जैसे हम लोग देख के पता कर सकते हैं, क्या डॉग है और ह्यूमन से, क्या आप सोच सकते हैं एक स्पेसीज का हो गया डिफरेंट स्पेसीज का, देख के बता सकते हैं वो डिफरेंट स्पेसीज का, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल अलग है, उसका बॉडी डिजाइन क्या है, अलग है। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी क्या लिख रहा है आगे, यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल दैट लुक्स वेरी मच लाइक देमसेल्फ। दोस्तों रिप्रोडक्शन में जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म नया ऑफ स्प्रिंग आता है वो अपने पेरेंट की तरह बहुत हद तक दिखता है। इससे हम लोग पता लगा लेते हैं वो एक ही स्पेसिस का मेंबर है। अगर कोई ह्यूमन्स है, कहीं का भी ह्यूमन्स हो, थोड़ा बहुत अंतर होगा। मान लेते कोई इंडियन है एंड कोई अफ्रीकन है, तो उसके कलर में, उसके टेक्सचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन देख के बता सकते हैं दोनों ह्यूमन्स है। या फिर कोई अंग्रेज है तो फिर भी हम लोग देख के नोटिस कर सकते हैं, बता सकते हैं, ह्यूमन्स को देख के बता सकते हैं ये ह्यूमन्स है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जो हम लोग का होता है एक स्पेसिस का मेंबर, वो देखने में लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, तो देख के हम लोग बता सकते हैं। वैसे स्पेसिस का ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं होता। आगे हम लोग देखेंगे स्पेसिस का करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों स्पेसिस का करेक्ट डेफिनेशन होता है अगर कोई मेंबर आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो सभी एक ही स्पेसिस के मेंबर होते हैं। स्पेसिस का ये करेक्ट आंसर होता है। वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। मतलब मान लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, एक ए है और दूसरा बी है, आपस में ये दोनों रिप्रोड्यूस करके नया ऑफ स्प्रिंग बना रहा है, नया इंडिविजुअल आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ए और बी क्या है,
सेम स्पेसिस का मेंबर है। अगर ए और बी आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है तो ये सेम स्पेसिस का मेंबर नहीं होगा। ये स्पेसिस का हमारा करेक्ट डेफिनेशन होता है। चलिए दोस्तों, इससे पहले आपके लिए नोट्स बनाया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक टॉपिक वाइज नोट्स मैंने तैयार करा है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा शॉर्ट रिवीजन के लिए, माइंड मैप्स के साथ है। देखिए दोस्तों, इसके नोट्स देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमारा पैराग्राफ 1 में। पहला एनसीईआरटी हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था फ्रेंड्स, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा दोस्तों तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, उसका नंबर नहीं बढ़ेगा तो वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज का कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन करना है, उसका आगे जनरेशन बढ़ते जाना है, एक्सटिंक्ट नहीं करवाना, तो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है। और इसको ऐसा बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, जो किसी भी पॉपुलेशन जो होता है किसी भी स्पेसीज का, उसके स्टेबिलिटी को, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है। अब एक दोस्तों टर्म आया पॉपुलेशन, आगे देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ था एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है दोस्तों। रिस्पिरेशन एसेंशियल होता है, हम लोग जानते हैं रिस्पिरेशन में दो पार्ट्स होता है, एक होता है हम लोग का ब्रीदिंग होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और सेकंड क्या होता है रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन में हम लोग का एनर्जी रिलीज होता है। फिर दोस्तों एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हम सभी को पता है क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल होता है बॉडी से उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है दोस्तों, किडनी होता है। अगर मान लेते हैं किसी का किडनी खराब होता है, तो किसी का किडनी खराब होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है दोस्तों, डायलिसिस मशीन होता है। डायलिसिस मशीन एक ऐसा मशीन होता है जिसके थ्रू पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं हम लोग, और फिर फिल्ट्रेट ब्लड को उस ह्यूमन बींग के अंदर डाल देते हैं जिसका किडनी खराब होता है। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एसेंशियल प्रोसेस नहीं होता, नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर पूरे स्पेसिस को देखेंगे तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर पॉपुलेशन को देखेंगे, अगर मेंटेन करना है उसके स्टेबिलिटी को, तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। एक इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं पूरे हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे एरिया में टोटल 1000 डॉग्स रहते हैं। अगर 1000 डॉग में से दोस्तों अगर 10 या 15 डॉग आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो डॉग्स के नंबर में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसा सेकंड केस ले लेते हैं जो 1000 में से 1000 डॉग्स एक भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद जब उसका नेक्स्ट जनरेशन आने का टाइम रहेगा 10 to 15 ईयर्स के बाद, तो देखेंगे सारे डॉग्स क्या हो चुके हैं, वाइप आउट हो चुके हैं हमारी सोसाइटी से। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है अपने स्पेसिस के पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और एनसीईआरटी से रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन भी दिया हुआ था दोस्तों पैराग्राफ के लास्ट में, जो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एन ऑफ स्प्रिंग हु इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो उसका बच्चा होता है, वो बायोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। क्या बोल रहा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है दोस्तों अपना एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है, ये हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म दोस्तों सिमिलर दिखता है क्योंकि उन लोग का बॉडी डिजाइन एक जैसा होता है। मान लीजिए अभी बताया था 2 ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं क्योंकि 2 ह्यूमंस का बॉडी डिजाइन क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है। हाइट में चेंजेस हो सकता है, कलर में चेंजेस हो सकता है, लेकिन डिजाइन जो होता है फंडामेंटल डिजाइन एक जैसा होता है, जिसे हम लोग देख के पता लगा सकते हैं ह्यूमंस है। इफ अ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स फॉर द डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर तो ब्लूप्रिंट्स दोस्तों, ब्लूप्रिंट्स का मतलब इन्फॉर्मेशन, तो इसको बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। दस द रिप्रोडक्शन at its most basic level will involve making copies of blueprints of the body designs। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल पे क्या काम होगा दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, पहले उसका कॉपी बनाया जाए, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन में उसको भेजा जाए। अगर कॉपी ब्लूप्रिंट, अगर इन्फॉर्मेशन का कॉपी आप नहीं भेजिएगा तो उसका जो आने वाला जनरेशन होगा वो उसके जैसा नहीं होगा। आई मीन जो आने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा वो पेरेंट के जैसा नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों दिया हुआ, इन क्लास 9th वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों इसमें कह रहा है, जो हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। जब कोई सेल डिवाइड करता है फ्रेंड्स तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। और क्रोमोसोम्स होते क्या दोस्तों, क्रोमोसोम्स एक्चुअली होते हैं डीएनए का कंडेंस फॉर्म। और जो डीएनए होता है दोस्तों उसी पे ब्लूप्रिंट होता है, मतलब डीएनए के पास ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है
कोई भी सेल कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या काम करेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है दोस्तों, डीएनए के पास होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कैसे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है और वो कैसे ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन उसे कोई भी ऑर्डर देना होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग नोट्स में देखेंगे। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर बॉडी डिजाइन। दोस्तों कह रहा है अगर इंफॉर्मेशन जो होता है ना, अगर डीएनए ही हम लोग का चेंज हो जाता है, डीएनए में बहुत चेंजिंग आ जाता है पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में, तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन भी हम लोग का डिफरेंट बनेगा, तो इवेंचुअली जो सेल होगा वो खुद का सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन ही नहीं बनेंगे जो उसकी ज़रूरत के होंगे। देखिए नेक्स्ट दोस्तों दिया हुआ जो देयरफॉर द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन का मेन काम क्या होता है दोस्तों, जो डीएनए कॉपी होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कॉपी तैयार करना होता है, जो जरूरी होता है ना। Cell use chemical reactions to build the copies of the DNA. This creates two copies of DNA in reproducing cell, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. तो फ्रेंड्स बोल रहा है जो सेल का पहला काम होता है जब डिवीजन में जाए उससे पहले अपने डीएनए का कॉपी तैयार कर ले, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जब कॉपी तैयार होता है तो उस प्रोसेस को। और कह रहा है अगर डीएनए का कॉपी तैयार हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं, अगर डीएनए का सिर्फ कॉपी अपने डॉटर सेल में, मतलब बनने वाले ऑफ स्प्रिंग सेल में जो हम लोग भेज देंगे तो काम चल जाएगा। डीएनए के साथ साथ जो सेल का एपरेटस होता है फ्रेंड्स, जो सेल डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल रहता है, उसका भी कॉपी तैयार करना पड़ेगा, फिर एक डॉटर सेल सर्वाइव कर पाएगा। अब इस पैराग्राफ को पूरे अच्छे से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों बताया था ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन होता क्या है, इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जीन के पास होता है। आप लोग अब सोच रहे होंगे ये जीन क्या होता है दोस्तों, अभी बताया था डीएनए, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, डीएनए पे होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है ना दोस्तों, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए कुछ ऐसा हम लोग का दिखता है, और ये डीएनए के ऊपर में हम लोग का जीन्स होता है, यहाँ पे जीन्स होता है जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, जो सेल कैसे एक्ट करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन जीन के पास होता है। और जीन कहाँ पे होता है, डीएनए पे होता है। ये सेल जो होता है ना डिवीजन के लिए जाएगा, ड्यूरिंग डिवीजन तो डीएनए पूरा बिखरा हुआ रहता है न्यूक्लियस में, तो डीएनए आपस में कंडेंस करता है। कंडेंस मतलब पास पास आना, पहले बिखरा हुआ था और आपस में क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो ये डीएनए किस फॉर्म में आता है, क्रोमोजोम्स के फॉर्म में आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन है, हमेशा क्रोमोजोम्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सेल डिवीजन के टाइम में दोस्तों डीएनए क्रोमोजोम के फॉर्म में आता है, कंडेंस होकर। दोस्तों ये क्रोमोजोम्स जो होते हैं, ये क्रोमोजोम्स हम लोग का हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों डॉटर सेल में। अब देखते हैं दोस्तों डीएनए का नेक्स्ट हम लोग का दिया था एनसीईआरटी में, जो डीएनए से हम लोग का प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या करता है, एक्ट करता है। तो डीएनए को एक्ट करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे प्रोटीन आखिर सेल में बनता कैसे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े हैं जो दोस्तों सेल में पढ़े, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। सारा प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम के पास बनता है, राइबोसोम ही उसे बनाता है। तो आखिर बनता कैसे प्रोटीन, तो दोस्तों अभी देखें जो डीएनए बोल रहा है, डीएनए क्या करता है ना दोस्तों, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन भेजता है जो तुम प्रोटीन बनाओ। अब इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए। और जो आरएनए करता है उसका नाम होता है एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए दोस्तों इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये डीएनए का मैसेज लेके जा रहा है आखिर तुम्हें प्रोटीन कैसा बना है, इसलिए इसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए का, और मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम इसका इन्फॉर्मेशन देखता है आखिर डीएनए उसको क्या ऑर्डर दिया, न्यूक्लियस से क्या ऑर्डर आया किस टाइप का प्रोटीन बनाना, और राइबोसोम प्रोटीन बना देता है। अब यही दोस्तों जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन से ही हम लोग का पूरा सेल कंट्रोल होता है, क्योंकि जो हम लोग का इंजाइम्स होता है जो डिफरेंट रिएक्शंस में यूज होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, उसको करवाता कौन है, इंजाइम्स। और इंजाइम्स किसका बना रहता है दोस्तों, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो सेल को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन बनाना रहता है, और प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, और ऑर्डर डीएनए के पास से आता है। और डीएनए किस फॉर्म में ऑर्डर को भेजता है, एमआरएनए के फॉर्म में भेजता है। तो दोस्तों डीएनए से जो एमआरएनए तैयार होता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो डीएनए से एमआरएनए बनना दोस्तों कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है ना दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो दो प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन जिस टाइम डीएनए से एमआरएनए बनता है, और राइबोसोम से जब प्रोटीन बनता है दोस्तों तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और राइबोसोम के बारे में याद रख सकते हैं, राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और होता कहाँ है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। हम लोग सेल में पढ़े हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको सेर बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा याद कीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है।
और यही राइबोसोम हम लोग का प्रोटीन बनाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या बताया था, जब सेल डिवाइड करने वाला रहता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है ना, डीएनए का कॉपी तैयार होता है। तो डीएनए का जो डीएनए से रेप्लिका तैयार होता है ना दोस्तों, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए का जो कॉपी तैयार होता है, तो रेप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। साथ में सेल एपरेटस से मतलब क्या है दोस्तों, सेल एपरेटस से मतलब है जो हम लोग का सेल ऑर्गेनेल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ। बिकॉज द कॉपी पुश्ड out would not have organized cellular structure for maintaining the life process, therefore DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then DNA copies separate, each with its own cellular apparatus, effectively a cell divides to give rise to two cells। तो दोस्तों इसका मतलब कह रहा है ना, जो हम लोगों का जो पेरेंट सेल होता है, जिस सेल को डिवाइड करना होता है, पहले इसके अंदर क्या बनता है, डीएनए का कॉपी तैयार होता है और फिर डीएनए डिवाइड होता है। डीएनए के साथ में दोस्तों ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म पे डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और जो भी सेल ऑर्गेनेल होता है वो भी डिवाइड होता है। तो दोस्तों अगर एक डॉटर सेल में सिर्फ डीएनए डाल के भेज देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे फिर अगर प्रोटीन बनाना रहेगा तो उसे राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम्स नहीं होगा, इसीलिए पूरा का पूरा सेलुलर एपरेटस डिवाइड होता है, तब एक डॉटर सेल बनता है। डॉटर सेल को पूरा सेलुलर एपरेटस चाहिए डिवाइड होने के लिए। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी बोल रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दिस टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। बोला दोस्तों जो हम लोग का अभी डॉटर सेल बना था, डॉटर सेल बना था, देखने में क्या है, बिल्कुल ही सिमिलर है। क्या वो एब्सोल्युटली क्या है, आइडेंटिकल होता है? देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। The answer to this question will depend on how the accuracy of the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। आगे बोल रहा है जो ये कितना सिमिलर होगा ना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा जो आपका डीएनए कॉपी किस तरीके से हुआ। अगर अच्छे से हुआ हो तो बहुत हद तक सिमिलर होगा, और साथ में दे रहा है जो कोई भी ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता जो कि पूरा का पूरा आपका रिलायबल होता है, पूरा का पूरा सिमिलर होता है, मतलब जो दो डॉटर सेल होगा पूरा आइडेंटिकल कभी भी नहीं हो सकता है। Therefore, it is the only to be accepted that the process of copying of DNA will have some variations each time। तो दोस्तों इसलिए बोला जब भी डीएनए का कॉपी तैयार होगा ना तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बहुत माइनर चेंजेस उसमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। As a result of the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original। तो उसके रिजल्ट में जो डीएनए कॉपी, जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए बन रहा था दोस्तों, वो क्या होगा हम लोग का, बहुत हद तक एकदम सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस आएगा, थोड़ा सा वेरिएशंस आएगा। सम ऑफ these variations might be drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could be still many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but substantially different from each other. This inbuilt tendency for variations during the reproduction is the basis for evolution, as we will discuss in the next chapter। दोस्तों बोल रहा है ना, अगर वेरिएशंस थोड़े बहुत आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, सेल जो होगा वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ गए, तो एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, अगर किसी को जो होता है ना सर्वाइव करना होता है तो उसके पास जो टूल्स होने चाहिए ना वो उसका यूज़ कर पाए। तो अगर किसी सेल को सर्वाइव करना है तो उसके अंदर जो डीएनए है ना, जो प्रोटीन बना रहा है ना, उसका जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा सेल एपरेटस है उसके साथ कंबाइंड करना चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, फिर तो वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ चुका है तो वो जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल एपरेटस के साथ कंबाइंड करके वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सिंपली सेल डाई कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो सर्वाइव कर लेगा। और यही जो वेरिएशन होता है ना दोस्तों, इसी के कारण हम लोग का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस एक रॉ मटेरियल का काम करता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग का क्या दे रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशंस होते हैं ना दोस्तों उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है अभी देखते हैं। तो पहला टर्म आया पॉपुलेशन। तो इसके कुछ कुछ जो टर्म्स हैं ना इस पैराग्राफ में, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया आपके लिए, पहले वो देख लेते हैं फिर पैराग्राफ रीड करेंगे और पूरे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, जो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं क्या, हम सभी जानते हैं कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होता है। तो कोई भी जो डॉटर सेल बना वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो उसके डीएनए का में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। जो डिफरेंसेस होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशंस क्या होता है, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, बेसिस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करता है, वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखें हम सभी। अब नेक्स्ट टर्म आया था हम लोग का पॉपुलेशन। देखते हैं दोस्तों पॉपुलेशन आखिर क्या होता है। पॉपुलेशन को ऐसे समझते हैं दोस्तों, ये स्पेसिस ए है, क्या स्पेसिस ए है और ये स्पेसिस बी है। स्पेसिस ए मान लेते हैं किसका, डॉग का
और स्पेसिस बी किसका है, ह्यूमंस का है। अगर बहुत सारा डॉग एक साथ आ जाता है ना दोस्तों, तो बोलते हैं ये डॉग का पॉपुलेशन है। तो अगर स्पेसिस का बहुत सारा मेंबर्स एक साथ आ जाएगा तो बोलेंगे वो स्पेसिस का पॉपुलेशन है। इसी तरह ह्यूमंस अगर बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन का पॉपुलेशन हो जाएगा। तो पॉपुलेशन एक सिंपल सा टर्म है जिसका मतलब होता है अगर बहुत सारे इंडिविजुअल सेम स्पेसिस के एक साथ आ जाएंगे तो बोलेंगे ये पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिस ए है, या फिर पॉपुलेशन ऑफ डॉग है, और ये पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिस बी है, फिर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस है। तो मेरे ख्याल से आप पॉपुलेशन समझ गए। डिफरेंसेस एक टर्म आया था, ये डिफरेंसेस मतलब वेरिएशन। तो वेरिएशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, किसी इंडिविजुअल में देखने के लिए मिलेंगे नहीं दोस्तों। अगर वेरिएशंस देखना होगा ना तो हम लोग को पूरा स्टडी करना पड़ेगा इस पॉपुलेशन का। ये जो जनरेशन है ना, जैसे ए है तो इन सब के बीच थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत अंतर होंगे। जैसे स्पेसिस बी होगा, इसके पॉपुलेशन में भी क्या होगा, थोड़े बहुत मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बोलेंगे जो वेरिएशंस है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो हर एक पॉपुलेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो फ्रेंड्स होता है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, ये बहुत ही जरूरी है समझना इसको। तो इसको समझने के लिए कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे निक होता है। निक क्या होता है दोस्तों, निक होता है जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना दोस्तों, तो उस सोसाइटी में आपका रोल क्या है, आप काम क्या करते हो, तो आपके काम को क्या बोला जाएगा, निक बोला जाएगा। आपके रोल को क्या बोला जाएगा, निक बोला जाएगा। जैसे हर कोई रहता है जिस सोसाइटी में, तो सोसाइटी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम में उस स्पेसिस का जो भी रोल होता है उसको क्या बोलेंगे, उसका निक बोलेंगे। और दोस्तों एक टर्म होता है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर, आप जहाँ रह रहे हो उसको क्या बोलेंगे, आपका हैबिटेट बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। निक, निक का मतलब सिंपली रोल होता है, आपका काम क्या आपके सोसाइटी में, मतलब आपके इकोसिस्टम में। अब दोस्तों दिया हुआ वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस ओवर टाइम। तो इसको समझते हैं वेरिएशन आखिर यूजफुल कैसे होता है सर्वाइवर के लिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जो मॉस्किटोज, जो मच्छर होता है, हम सभी देखे हैं डे लाइफ में मॉस्किटोज अभी भी हैं बहुत सारे, और जब हम सभी बच्चे थे तब भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मॉस्किटोज को मारने के लिए जो होता है ना, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट एक तरह से कह लीजिए वो चेंज होता गया। पहले हम लोग क्या जलाते थे, पहले आता था हम लोग का कॉयल आता था जिसे जलाते थे, तो उससे सारी मॉस्किटो या सारी मच्छरें मर जाती थी। धीरे धीरे कॉयल चलाते रहे और मॉस्किटो मरना बंद हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, गुड नाइट या फिर ऑल आउट जलाना स्टार्ट किया। तो गुड नाइट और ऑल आउट से भी कुछ टाइम के लिए तो मच्छर मरे, लेकिन उससे असर खत्म हो गया। तो दोस्तों उसके बाद क्या लिया हम लोगों ने, गुड नाइट का एडवांस आया। अभी जो होता है लेटेस्ट में क्या होता है, गुड नाइट का गोल्ड आता है। मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे गुड नाइट का जो गोल्ड आता है, अभी उससे सारे मच्छर मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो पहले वाला जो कॉइल था, पहले वाला जो मॉस्किटो मारने वाली अगरबत्ती से, उससे अब क्यों नहीं मरते हैं, इसको समझना है। एक तरह से केस स्टडी की तरह देखिए। तो हम लोग देखते हैं मॉस्किटो का अभी बताया, जो एक ही स्पीसीज का अगर बहुत सारा मेंबर एक साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। तो पॉपुलेशन को में हम लोगों ने एक तरह से उसके लिए नेचुरल डिजास्टर की तरह है, या फिर मैन मेड डिजास्टर बोल लीजिए, जो हम लोगों ने कॉयल जलाया फिर अगरबत्ती जलाया, तो क्या हुआ, ये मच्छर का पॉपुलेशन था, मॉस्किटो का पॉपुलेशन था। देखते दोस्तों, ये मॉस्किटो का पॉपुलेशन था और यहाँ पे जो है ना बहुत सारी मॉस्किटोज थी, यहाँ पे बहुत सारी मॉस्किटोज थी। पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। तो जब हमने स्टार्टिंग में अगरबत्ती जलाया था ना दोस्तों, मच्छर भगाने वाली या फिर मारने वाली, तो हम लोग का मैक्सिमम ऑफ मच्छर क्या था, मॉस्किटोज क्या था, वाइप आउट हो गया। मान लेते इतना सारा क्या था, मॉस्किटो खत्म हो गया। लेकिन कुछ कुछ मॉस्किटोज तो थी ना दोस्तों, वो सर्वाइव कर गए। कुछ कुछ मॉस्किटो सर्वाइव कर गया। मान लेते ये वाला और ये वाला सर्वाइव कर गया, तो ये क्या किया ना, फिर से रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोड्यूस करके जो है ना एक नया पॉपुलेशन तैयार किया, एक नया पॉपुलेशन तैयार किया, जो कि अब जो अगरबत्ती जला रहे थे ना उससे मरना ये बंद हो गया। क्यों मरना बंद हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो था ना दोस्तों, अभी बताया था डिफरेंसेस होते हैं मेंबर्स के बिटवीन, इंडिविजुअल्स के बिटवीन एक पॉपुलेशन का। तो ये दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस थे, जिसके कारण जो है ना दोस्तों, इन पे जो है ना अगरबत्ती का कोई असर नहीं हुआ था। अब इन पे असर नहीं हुआ था तो इसके आने वाले जनरेशन पे नहीं होगा। तो आने वाला जनरेशन इसका बच जाएगा और इसका पूरा का पूरा पॉपुलेशन तैयार हो जाएगा, और ये सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ ना, इससे एडवांस फॉर्म लाए, गुड नाइट लाए। गुड नाइट में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ, सब गुड नाइट चलाया तो इसमें से भी मैक्सिमम क्या हुआ, मॉस्किटोस खत्म हो गया और कुछ बच गया। कुछ बच गया ना दोस्तों, इसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस थे जो कि इसे मार नहीं पाया। तो ये कहाँ गया, नेक्स्ट में गया और रिप्रोड्यूस किया और अपना एक पॉपुलेशन तैयार कर लिया, जो कि क्या हो गया, गुड नाइट से अब नहीं मरेगा। मतलब बोलेंगे फर्स्ट वाला जो मॉस्किटो था ना दोस्तों, वो अगरबत्ती से रेसिस्टेंट हो गया था। सेकंड वाला क्या हुआ, गुड नाइट से रेसिस्टेंट हो गया। अब हम लोग गुड नाइट का एडवांस फॉर्म लाते हैं, गुड नाइट कोड लाते हैं, तो इससे खत्म हो रहा है। तो अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें भी कुछ मॉस्किटोज ऐसे होंगे, कुछ मच्छर ऐसे होंगे जो कि इससे रेसिस्टेंट होगा, उसके अंदर जो चेंजेस होंगे, जिसके कारण ये कहाँ चली जाएगी,
नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएगा और बाकी सारा खत्म हो जाए। तो देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, अगर इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होता है, ऐसे समझेंगे ना, अगर दोस्तों इस पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होता तो ये मैनमेड डिजास्टर जो इसके ऊपर आया था ना, पूरा का पूरा मॉस्किटो यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका नेक्स्ट जनरेशन कभी भी आता ही नहीं। तो इसको बचाया किसने, इसके अंदर जो डिफरेंसेस थे, जो वेरिएशंस था, इसके पॉपुलेशन को बचाया। अब यहाँ पे भी इसके डिफरेंसेस ने, इसके वेरिएशंस ने इसको बचाया। तो वेरिएशंस बहुत ही यूजफुल होता है, किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है, सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज ओवर टाइम। मेरे ख्याल से दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी में क्या दिया है। Population of organisms fill well-defined places next in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during the reproduction is important for the maintenance of the body design features that allows the organism to use the particular nick. दोस्तों इस पे बोल रहा है ना, जो भी हम लोग का पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म रहता है ना दोस्तों, वो वेल डिफाइंड प्लेसेस पे रहता है, उसका हैबिटेट फिक्स रहता है, और उसका जो निक होता है ना दोस्तों, उसका काम भी, रोल भी अपनी सोसाइटी में क्या होता है, फिक्स होता है। अब इस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर डीएनए होता है जो कि डिजाइन तैयार करता है, उसके पास ब्लूप्रिंट्स होता है, तो उसका निक डिसाइड उससे होता है। दोस्तों आगे दिया हुआ रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ। हाउएवर निक्स कैन चेंजेस बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी। दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक लेके, जो किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो होता है ना, किसी पॉपुलेशन का निक चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने वो मॉस्किटो का केस स्टडी देखा, इसके वजह से कुछ और भी हो सकता है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कोई स्पेसिस के साथ ऐसा हो सकता है, तो उसके अंदर दोस्तों सर्वाइव क्या करेगा। जैसे आपके बुक में लिया हुआ एनसीईआरटी में जो एक बैक्टीरिया का केस स्टडी लिया, अगर मान लेते हैं बैक्टीरिया जो होता है जिस वाटर में रह रहा है, उसका टेम्परेचर क्या मॉडरेट है, टेम्परेट वाटर में रह रहा है, मतलब ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। अचानक से जो है ना दोस्तों उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन कुछ तो सर्वाइव करेगा। और जो सर्वाइव करेगा ना दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे अदर मेंबर से जो मरे हैं, तो वो वेरिएशंस जो डिफरेंसेस होगा ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसके पॉपुलेशन के लिए, मतलब कुछ बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए। अगर वो वेरिएशंस नहीं होता तो वो सर्वाइव नहीं करता। तो यही दिया हुआ दोस्तों, वेरिएशंस इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। आगे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने दिया है, मेरे ख्याल से आप इजीली इसे कर पाइएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। तो पूछ रहा है जो डीएनए कॉपी का इंपॉर्टेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी होना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, जो प्रोटीन तैयार होगा, प्रोटीन किससे तैयार होगा, डीएनए की हेल्प से ही। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग का डॉटर सेल और पेरेंट सेल में सेम होना चाहिए, सेम प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन अगर सेम रहेगा तभी बॉडी डिजाइन सेम होगा, इसीलिए डीएनए का कॉपी होना रिप्रोडक्शन में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा। अब दोस्तों इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, पूछ रहा है ना वो क्वेश्चन में जो वेरिएशन दिया, जो स्पेसिस के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है हमेशा नेचुरल डिजास्टर आएगा, किसी टाइप का डिजास्टर आएगा तो एक स्पेसिस की लाइफ पे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो उसके अंदर वेरिएशन है या फिर नहीं है। लेकिन अगर कभी डिजास्टर आ जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल डिजास्टर हो या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, तो उस टाइम वेरिएशंस काम आने वाला है। क्योंकि बाकी जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो तो सर्वाइव करेगा, और लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन का क्या होगा, मारे जाएंगे। तो वेरिएशंस का मेन वर्क तब होता है, इसीलिए वेरिएशंस होता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक स्पेसिस की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए किस मोड का यूज़ करता है, क्योंकि हमें जो बेसिक क्वेश्चन था उसका आंसर मिल चुका है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, और हमारे सामने कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है दोस्तों। तो एक्टिविटीज़ एक साथ जो है ना लास्ट में बाइंड अप कर लेंगे और सारे एक्टिविटीज़ करेंगे। तो अभी पहले चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। इसके मोड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों जिसमें एक पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल, अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल। अब दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी पहले बात कर रहे हैं, तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का दिया हुआ है फिजन। फिजन या फिर जनरली इसे बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी आगे देखेंगे। फिजन के बारे में दोस्तों दिया हुआ है, जो ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स during the cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during the division can take place in any plane.
तो दोस्तों बोल रहा है ना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके अंदर हमें बाइनरी फिजन या फिर फिजन जनरली देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है ना, पहला एग्जांपल लिया अमीबा का। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो और दोस्तों याद रखना पड़ेगा अमीबा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? पेरेंट सेल। और जो दो नई सेल बनती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब हुआ दोस्तों दो डॉटर सेल बना, इसीलिए इसे बोल रहे हैं बाइनरी फिजन। और जो होता है ना, ये फिक्स नहीं होता है किस प्लेन में डिवाइड करेगा, वो ऐसे डिवाइड कर सकता है, ऐसे डिवाइड कर सकता है, वो उसकी जैसे मर्जी वैसे डिवाइड कर सकता है। इसीलिए दोस्तों जो हम लोग का अमीबा होता है ना, इसके अंदर जो होता है ना, बाइनरी फिजन हम लोग का किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन में टेक प्लेस हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का दिया हुआ एग्जाम्पल लेशमानिया। लेशमानिया दोस्तों, जिसके कारण हम लोग को एक डिजीज होता है जिसका नाम है कालाजार। तो इसमें भी बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें बाइनरी फिजन जो होता है ना, एक फिक्स प्लेन के में होता है। देखिए ये लेशमानिया फ्रेंड, तो इसमें अगर बाइनरी फिजन है ना, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, तो ये वर्टिकल प्लेन, ये फिक्स प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल डिवाइड नहीं होगा। तो लेशमानिया में एक फिक्स पैटर्न देखने के लिए मिलता है बाइनरी फिजन का। ये हम लोग का दिया हुआ है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो ये मल्टीपल फिजन क्या होता है दोस्तों? अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो क्या हो रहा था? बाइनरी फिजन। अगर बहुत दो से अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा? मल्टीपल फिजन, जो कि हम लोग को प्लाज्मोडियम में देखने के लिए मिलता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों क्या होता है? वो पैरासाइट होता है जिसके कारण कौन सा डिजीज होता है हम लोग का? मलेरिया होता है। तो मलेरिया के बारे में कभी भी ये मिसपरसेप्शन मत रखिएगा दिमाग में, जो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किस वजह से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। तो दोस्तों मॉस्किटो होता क्या है? मॉस्किटो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। दोस्तों वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कि कैरी करता है प्लाज्मोडियम को। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है दोस्तों, ये मॉस्किटो के लार्वा में होता है। बस मॉस्किटो इसको कैरी करने का काम करती है, मॉस्किटो मलेरिया कॉज नहीं करती है, वो वेक्टर का काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर एज वी शो। दोस्तों ईस्ट के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं। कैसे बर्ड्स बनते हैं? ये हम लोग का ईस्ट होता है। ईस्ट भी यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फंगस होता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो होता है ना दोस्तों, इस टाइप से हम लोग का बर्डिंग होता है, और ये बर्ड्स धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग का ईस्ट में क्या होता है? बर्डिंग होता है। बाइनरी फिजन में हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला दोस्तों ये किस में देखने के लिए मिलता है? यूनिसेलुलर में। बाइनरी फिजन या फिजन किस पे होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है आपका। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया दोस्तों, जनरली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं दोस्तों। अमीबा, अमीबा का क्या होता है दोस्तों? शेप या फिर स्ट्रक्चर इसका फिक्स नहीं होता है, तो ये किसी भी इस प्लेन में डिवाइड हो जाए, चाहे मर्जी इस प्लेन में डिवाइड हो जाए, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। तो लेशमानिया याद रखना है, इसके कारण जो डिजीज होता है कालाजार, ये एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवाइड होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। और प्लाज्मोडियम दोस्तों, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिजन होते हैं, मतलब इसके अंदर जो ये सेल होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट से क्या होता है? एक नया प्लाज्मोडियम बनेगा दोस्तों। अब ये मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलता है। और ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? बर्डिंग, अभी हमने देखा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग का क्या टॉपिक है एनसीईआरटी का? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन देखिए क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फ्रेगमेंटेशन हम लोग का स्पायरोगेरा में देखने के लिए मिलता है। फ्रेगमेंटेशन को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, जब स्पायरोगेरा फ्रेंड्स जब मेच्योर हो जाएगा, एक स्पायरोगेरा जब मेच्योर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये स्पायरोगेरा का सेल है दोस्तों, ये स्पायरोगेरा का सेल क्या हो चुका है? मेच्योर हो चुका है। तो ये छोटे छोटे पीस में क्या होगा? टूट जाएगा, छोटे छोटे पीस में टूटेगा मेच्योर होने के बाद। और ये जो छोटा छोटा पीस है ना फ्रेंड्स, इससे पूरा का पूरा एक स्पायरोगेरा हम लोग का बन जाएगा। स्पायरोगेरा मल्टी सेलुलर होता है, बट बॉडी इसका क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट एक पढ़ेंगे हम लोग रीजनरेशन, तो दोनों में कन्फ्यूजन होगा, आगे मैं बताऊंगा रीजनरेशन। तो ये याद रखना, फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगेरा खुद ही टूटता है छोटे छोटे पीस में, जब वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और ये छोटे छोटे पीस से क्या बन जाता है? एक नया स्पायरोगेरा बन जाता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, साथ में मल्टी सेलुलर है सिंपल। अब सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा समझ लिए दोस्तों, उसमें कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होगा जैसे हम लोगों में होता है। हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगेरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जैसे हम लोगों ने देखा स्पायरोगेरा जो होता है दोस्तों, वो छोटे छोटे पीस में टूट जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है, और हर एक छोटे पीस से क्या होता है? न्यू स्पायरोगेरा जनरेट कर जाता है। इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों क्या लिख रखा है? दिस इज नॉट ट्रू फॉर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन
is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply random collection of cells. Specialized cells are organized as tissue, and the tissues are organized into organs which then have placed at a definite position in our body. In such a careful organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organism therefore need to use more complex ways for reproduction. तो दोस्तों इसको समझते हैं क्या दे रहा है एनसीईआरटी। जैसे हम लोग की तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, एक तरह से इम्प्रैक्टिकल है। जो हम लोग का पूरा बॉडी टूट जाए और हर एक पार्ट से क्या बन जाए, जैसे ये मेरा हैंड है, ये टूट जाए और हर एक फिंगर एक नया क्या बना ले, पूरा का पूरा मेरे जैसा स्ट्रक्चर बना ले। ये इम्पॉसिबल क्यों है दोस्तों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ रहता है, उसके अंदर जो सेल्स होती है ना दोस्तों, वो अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कोई सेल जो होता है पूरा का पूरा ऑर्गन या फिर टिश्यू नहीं बना सकती है अकेले, सिर्फ सेल बाय सेल डिवाइड करके, इसीलिए एक तरह से इम्प्रैक्टिकल है। तो हम लोग में दूसरा मैकेनिज्म होता है पूरा बॉडी डेवलप होने का, वो हम लोग आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब एक ज़ायगोट डेवलप होता है उसमें देखेंगे दोस्तों। तो फ्रेगमेंटेशन एक तरह से इम्प्रैक्टिकल होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखिए दोस्तों आगे क्या दिया हुआ, ए बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न। रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there is must a single cell type in the organism that is capable for growing or proliferating and making cell types under the right circumstances. ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन है, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है जो कोई भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है लाइक ह्यूमंस, तो उसमें आखिर रिप्रोडक्शन में जो होता है एक सिंगल सेल, जैसे हम लोग को पता है आगे पढ़ेंगे, जो जाइगोट होता है ना फ्रेंड्स, तो वो एक सिंगल सेल होता है। तो उस सिंगल सेल के हेल्प से जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आखिर तैयार कैसे हो जाता है, तो दोस्तों इसमें जो वो सिंगल सेल होता है ना, वो स्पेशलाइज्ड होता है। वो स्पेशलाइज्ड होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, जिसके कारण पूरा ऑर्गेनिज्म हम लोग का क्या हो जाता है, बन जाता है। वो कैपेबल होता है। कैपेबल किस चीज़ के लिए होता है, ग्रोइंग और प्रोलिफरेटिंग मेकिंग द सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। राइट सिचुएशन के अंदर जब जाइगोट दोस्तों डिवाइड करता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे डिफरेंट फेजेस आते हैं हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हम लोग का एक एम्ब्रियो बनता है। तो एक सिंगल सेल में वो पावर होता है जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले, जैसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे तो इसका पूरा का पूरा हमें देखना ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप है रीजनरेशन का। अभी बताया था रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत ही कंफ्यूजन होने वाला है। तो दोस्तों फ्रेगमेंटेशन क्या था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, लेकिन रीजनरेशन पहले ही देखिए ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता आगे समझेंगे क्यों। देखिए मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, दैट इज इफ the individual is somehow cut or broken up into many pieces. Many of these pieces grow into separate individual. For example, simple animals like hydra and planaria can be cut into any numbers of pieces and each pieces grows into complete organism. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by specialized cell. तो दोस्तों रिजनरेशन में भी एक तरह से सेम हो रहा है जैसा फ्रेगमेंटेशन में हो रहा था एक, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं ना ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। किससे कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रेगमेंटेशन वाला बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इसमें अगर हाइड्रा और प्लेनेरिया को हम लोग डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग अगर काट देते हैं तो काटने के बाद हर एक पार्ट से क्या बन जाता है, हम लोग का हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम दे रखा है, देखिए दोस्तों एक प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया को हम लोग 3 पीसेस में काट दिया तो हर एक पीस से एक नया प्लेनेरिया बन गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, ऐसा पॉसिबल होता है इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है ना दोस्तों, इसके कारण एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर आगे एनसीईआरटी में ही दे रखा है, देखिए दोस्तों However, regeneration is not the same as reproduction. Regeneration रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा रिप्रोड्यूस होने के लिए, जो कोई आके उसे काटेगा और फिर वो अपना नंबर बढ़ाएगा। तो रीजनरेशन एक प्रॉपर वे नहीं है किस चीज़ का, रिप्रोडक्शन का। अगर कोई बाय चांस किसी ऑर्गेनिज्म को काट देता है तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लेकिन हर बार कोई ऑर्गेनिज्म इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहेगा जो उसे कोई आके काटे और फिर वो अपना नंबर को बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में कुछ कुछ डिफरेंसेस। फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि उसमें एक स्पायरो वगैरह का हम लोग देखा था, जब वो मैच्योर हो जाता है फुल्ली तो वो खुद ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है छोटे पार्ट्स में। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म को जब तक आप एक्सटर्नल कट नहीं लगाएंगे तब तक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बने। रीजनरेशन का और छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, जैसे लिजार्ड होता है हम लोग का छिपकली होता है, तो छिपकली की जो टेल होती है अगर उसे
बाई चांस आप काट देते हैं या फिर वो किसी चीज़ से कट जाता है तो फिर न्यू टेल आ जाता है उसका, तो वो भी एक टाइप से रीजनरेशन का हम लोग का एग्जाम्पल होता है। तो रीजनरेशन में जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या याद रखना हम लोग का दोस्तों, सो नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मेथड नहीं बोल सकते रिप्रोडक्शन का। सिंपल एनिमल्स में इसमें भी होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, किसके कंपेयर, एज कम्पेयर टू फ्रेगमेंटेशन। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा एंड प्लेनेरियम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं बडिंग। बडिंग किस में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा में। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In hydra, a bud develops as an outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. These buds develop into teeny individuals and when fully matured detach from the parent's body and become a new independent individual. दोस्तों इसमें बोल रहा है ना, हाइड्रा में एक जगह पे किसी भी उसके एक पार्ट में जो होगा ना रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, मतलब सेल बार बार डिवाइड करेगा और बार बार डिवाइड करके क्या बना लेगा, बड बना लेगा। हाइड्रा के किसी भी पार्ट का जो होता है ना सेल दोस्तों, कोई भी एक सेल जो होता है ना रिपीटेड डिवीजन में जाएगा और बार बार डिवाइड होने से उसका नंबर बढ़ेगा और क्या बना लेगा, बड तैयार हो जाएगा दोस्तों। जब ये बड पूरा मेच्योर हो जाएगा तो वो पेरेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नया पूरा का पूरा मेच्योर हाइड्रा बना लेगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं बडिंग। टॉपिक है हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर दोस्तों कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स में प्लांट्स को मेनली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो प्लांट्स का क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा प्लांट्स का क्या होता है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग का फ्लावर आ जाता है और बाकी फ्लावर को छोड़कर जो भी पार्ट्स आएगा, रूट स्टेम एंड लिप, सारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट्स हो जाएगा। अब जैसा नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अगर कोई भी प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। There are many plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering और grafting. तो अभी दोस्तों हम लोग समझेंगे layering और grafting क्या होता है। To grow many plants like sugar cane, roses और grapes for agriculture purpose. तो दोस्तों बोल रहा है जो प्लांट्स में जो होता है ना वेजिटेटिव पार्ट्स जो उसके होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसके हेल्प से जो होता है ना नया प्लांट जो होता है एक राइट अप्रोप्रिएट कंडीशन में हम लोग तैयार कर सकते हैं, जो कि एनिमल्स में पॉसिबल नहीं होता है। और जो मेथड्स होता है वो कैसा होता है, लेयरिंग होता है या फिर ग्राफ्टिंग होता है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे स्टेम कटिंग होता है। जैसे रोजेज में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेम कटिंग। अगर रोज का आप स्टेम को कट करके उसको फिर से लगाइएगा तो वो नया प्लांट बन जाएगा। अब दोस्तों लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग समझते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है, जैसे लेमन ट्री, नींबू का पेड़ ले लीजिए, उसमें होगा अगर ये पूरा का पूरा प्लांट है और इसके एक ब्रांच को जो है ना आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। मिट्टी के अंदर दबाने के बाद जो है ना दोस्तों कुछ टाइम के लिए इस पर पानी वगैरह डालिए, तो देखिएगा यहाँ से जो होता है ना रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रूट्स पूरे अच्छे से कुछ टाइम के बाद निकल जाता है तो इस पार्ट को कट कर लीजिए और फिर इस प्लांट को दूसरी जगह आप लगा दीजिए और नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको दोस्तों बोलते हैं लेयरिंग, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग भी कर सकते हो। और ग्राफ्टिंग क्या होता है दोस्तों, आजकल जितना भी हम लोग का प्लांट्स मिलता है, जो भी हम लोग का गार्डन प्लांट्स होता है, फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज हो गया, सारा ग्राफ्ट किया होता है। तो ग्राफ्टेड में दो पार्ट्स होता है फ्रेंड्स। एक पार्ट अपर वाला पार्ट जो होता है किसी और प्लांट से लेते हैं जिसके फ्रूट्स क्या हो, अच्छे हो, और लोअर वाला पार्ट ऐसा प्लांट्स का लेते हैं दोस्तों जिसका क्या हो, रूट और स्टेम्स क्या हो, अच्छे हो। तो अच्छे कहने का मतलब दोस्तों डिजीज रेसिस्टेंट हो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों इसके फ्रूट से हमें मतलब नहीं है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा प्लांट को। और फ्रूटिंग के लिए कौन है दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट है। तो ग्राफ्ट में दो पार्ट आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो ये हम लोग का ग्राफ्टिंग होता है। जो भी आजकल प्लांट्स मिलते हैं सारा ग्राफ्ट किया हुआ मिलता है दोस्तों। आगे एक पॉइंट दे रखा है, सो प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। तो जो भी प्लांट आप जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से राइज करिएगा ना फ्रेंड्स, तो वो आपको अर्ली फ्रूटिंग उसमें होगा एज कम्पेयर टू जो प्लांट आप सीड से ग्रो करवा लेते हैं। ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अर्ली फ्रूटिंग दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि ये जैसे आपने ग्राफ्टिंग किया, तो ग्राफ्टिंग में जो अपर पार्ट लिया ना दोस्तों एक मेच्योर प्लांट का लिया, मेच्योर होने के कारण ये जो आपका नया प्लांट तैयार हुआ है दोस्तों ये पहले से ही क्या है, पूरा का पूरा मेच्योर है। और इसमें जो होता है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट में हार्मोन्स बनते हैं ये पहले से बन रहे हैं, जिसके कारण इसमें अर्ली क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग। आपने घर पे लाया मैंगो ट्री लगाया और नेक्स्ट ईयर उसमें क्या आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है। और एक सीड से आपका मैंगो ट्री था, उसमें जब तक वो मेच्योर नहीं होगा तब तक उसमें फ्रूट्स नहीं आएगा। तो ये रीजन होता है फ्रेंड्स अर्ली फ्रूटिंग का, क्योंकि वो पहले से मेच्योर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट।
अब इसमें कहीं भी हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जो पेरेंट और जो डॉटर होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो इसलिए जो हम लोग का ग्राफ्ट से या फिर जो भी हम लोग का वेजिटेटिव प्रोग्रेशन से प्लांट तैयार होता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है। मतलब उसमें अगर उसके पेरेंट में जिससे वो तैयार किया गया उसमें फ्रूटिंग अच्छा होता है तो उसके द्वारा तैयार किए गए छोटे प्लांट्स में ग्राफ्ट में भी फ्रूटिंग क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसमें क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होता है, जो पेरेंट का क्वालिटी होता है उसके हेल्प से बनाए गए छोटे प्लांट्स की भी क्वालिटी होती है। तो ये फायदा हम लोग को देखने के लिए मिलता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड। तो समझ लिया ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो पहले से मेच्योर होता है। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लांट्स ना जिसमें सीड बनाने की कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही मात्र ऑप्शन है, किस चीज़ का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। जितने सारे प्लांट्स आप बनाइएगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा। अभी बताया था जेनेटिकली सिमिलर दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। एनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट प्लांट में होंगे सारे उसके द्वारा तैयार किए गए डॉटर प्लांट्स में भी होंगे। फैलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने के लिए मिलता है उसके लिव्स में छोटे छोटे प्लांटलेट ग्रो कर जाते हैं और ये सारे प्लांटलेट्स को आप क्या कीजिए, यहाँ से निकाल कर लगा दीजिए तो आपका नया प्लांट बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है, थ्रू देयर लीव्स। अब नेक्स्ट एक दिया हुआ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। देखिए दोस्तों टिश्यू कल्चर के बारे में क्या दे रखा है। In tissue culture, new plants are grown by removing the tissue or separating the cells from the growing tips of plant। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोइंग टिप्स जो बढ़ रहे होते हैं ना, टिप्स मतलब जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है ना प्लांट का दोस्तों उसको टिप्स बोलते हैं। सिर्फ उसी का सेल लिया जाता है, प्लांट किसी और पार्ट का सेल क्यों नहीं लिया जाता है टिश्यू कल्चर में, क्यों नहीं यूज किया जाता है। एक सिंपल सा रीजन होता है दोस्तों, जो प्लांट ग्रो करता है ना वो मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण ग्रो करता है। प्लांट्स में एक प्रॉपर सेल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट ऐसा नहीं है दोस्तों जो हर जगह से ग्रो करता है, प्लांट सिर्फ एपिकल ग्रोथ शो करता है और लेटरल ग्रोथ भी शो करता है। तो दोनों का वजह होता है दोस्तों, एपिकल ग्रोथ प्लांट में जो उसकी हाइट बढ़ती है वो किसके कारण होती है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है, जो कि कहाँ होता है, प्लांट्स के टिप्स पे होता है। और जो प्लांट्स का गर्थ बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है दोस्तों, वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है, जो कि प्लांट की विड्थ को बढ़ाती है। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं कौन सा पार्ट लेते हैं, प्लांट के ग्रोइंग टिप्स का सेल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, मेरिस्टेमेटिक सेल मिलता है जो ग्रो करेगा। अब देखिए दोस्तों, द सेल आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। तो दोस्तों उस सेल को लेने के बाद हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं जहाँ पे उसका प्रॉपर देखरेख होता है और उसके बाद वो सेल ग्रो करता है और एक सेल मास तैयार होता है। जो सेल मास को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलस। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर द ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। और कैलस को हम लोग एक ऐसे मीडियम में रखते हैं दोस्तों जहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स जरूरी होते हैं उसको ग्रो करवाने के लिए और उसको डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए। डिफ्रेंशिएशन का मतलब दोस्तों उससे प्लांटलेट्स तैयार करने के लिए, रूट्स एंड शूट्स तैयार जो होते हैं उसके हेल्प से होते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दे कैन ग्रो इन अ मैच्योर प्लांट। और प्लांटलेट्स जो दोस्तों तैयार होता है टिश्यू कल्चर से, उसको हम लोग सॉइल में लगाते हैं जिससे हम लोग का नया प्लांट तैयार हो जाता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिजीज फ्री कंडीशन। मतलब दोस्तों एक ही प्लांट के हेल्प से आप बहुत सारे प्लांट को एक साथ तैयार कर सकते हो, किस मेथड से, टिश्यू कल्चर के हेल्प से, और वो भी पूरा डिजीज फ्री कंडीशंस में। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जनरली इस टेक्निक का हम लोग किस प्लांट्स के लिए करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको टिश्यू कल्चर समझ में आ गया होगा। तो दो तीन चीज़ें बस ध्यान रखना टिश्यू कल्चर में। एक जो सेल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट के ग्रोइंग टिप्स से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट का जो डिविजिंग पावर वाला सेल होता है जिसके अंदर डिवीजन करने का पावर होता है, मेरिस्मेटिक सेल, वो प्रेजेंट होता है। और दोस्तों जो सेल मास तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। फर्दर कैलस को हम लोग ऐसे मीडियम में रखते हैं दोस्तों जहाँ पे क्या दिया जाता है, उसको हार्मोन्स दिया जाता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसके कारण उसके अंदर ग्रोथ होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है। और जो प्लांटलेट तैयार होता है वो तो फिर से जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट का, और फिर बहुत सारे प्लांटलेट्स हम लोग एक साथ तैयार कर सकते हैं गिवन टाइम इंटरवल में। और जनरली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बस इतना जेनेटिक आप टिश्यू कल्चर में याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको पूरा टॉपिक। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पढ़ाने में और भी अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्स आता है तो फिर मज़ा आता है। आपकी जैसे भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं वो भी आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या दिया, स्पोर फॉर्मेशन। तो जनरली स्पोर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है दोस्तों फंगस में। फंगस एक राइजोपस होता है जो हम लोग का दिया हुआ है। राइजोपस क्या है दोस्तों, एक फंगस है जिसके अंदर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। तो दो तीन चीज़ों को याद रखेंगे। इसका जो ये निकला हुआ रहता है दोस्तों ब्रांचेज, इसको हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफी। और दोस्तों ये वाला जिसके अंदर स्पोर्स होता है इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, स्पोर्स होता है। और स्पोरेंजिया जो कनेक्टेड रहता है हाइफी से, जिसके थ्रू इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो फोर, स्पोरेंजियो फोर। तो आप ध्यान में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, सिंपली दो चीज ध्यान में रखिए। स्पोरेंजिया जिसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, स्पोर्स होता है। और जिसपे ये होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइफी। ये एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है। अब ये हम लोग का स्पोर फॉर्मेशन से होता कैसे है, हम लोग का स्पोरेंजिया या फिर स्पोर मदर सेल्स भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर्स होता है फ्रेंड्स। जब स्पोर्स हम लोग का मेच्योर हो जाता है, मान लेते हैं ये हम लोग का क्या स्पोरेंजिया है, तो मान लेते हैं ये हम लोग का क्या दोस्तों स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर्स है। जब हम लोग का स्पोर्स मेच्योर हो जाएगा तो स्पोरेंजिया जो होता है दोस्तों ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने से इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो आसपास में बिखर जाते हैं और स्पोर्स से फिर क्या होता है, नया प्लांट हम लोग का ग्रो करता है। देखिए दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। Even in many simple multicellular organisms, a specific reproductive part can be identified. The thread-like structure that developed on the braid in activity 8.2 above are the hyphae। दोस्तों इसका बात करें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप करता है ब्रेड के ऊपर। ब्रेड मोल्ड भी हो दोस्तों फंगस, जैसे ब्रेड को हम लोग रख देते हैं कुछ टाइम के लिए मॉइस्ट कंडीशन में, तो उस पर मोल्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो मोल्ड्स पे क्या जनरली देखने के लिए मिलते हैं, वो हैफी होते हैं। ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये भी ध्यान रखना है इस फंगस को। ब्रेड मोल्ड जो फंगस होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, राइजोपस होता है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ये हाइफी होता है ना दोस्तों, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है हम लोग का। ऑन द अदर हैंड द टीनी ब्लोब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। दोस्तों स्पोरेंजिया का बात कर रहा है, द ब्लोब आर स्पोरेंजिया। और स्टिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पोरेंजियो फोर, which contains cells or spores that can eventually develop into new rhizopus. Individual, the spores are covered by the thick walls that protect them until they come into the contact with another moist surface and can be टू ग्रो। दोस्तों कह रहा है जो स्पोर्स तो बाहर आ गया, लेकिन जब तक उसको कंडीशंस नहीं मिलेंगे उसके फेवरेबल ग्रो करने के लिए, तब तक उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है ना दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा जहां उसको लगेगा वो ग्रो कर सकता है, तो कवरिंग हटेगा और वो ग्रो करेगा। All the mode of reproduction that we have discussed are allows the new generation to be created from a single individual. This is known as asexual। लास्ट में एनसीईआरटी वालों ने लिखा है, जो जितना सारा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सब में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको इजीली कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है हम लोग को। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो बाइनरी फिजन जो होता है मल्टीपल फिजन से अलग कैसे होता है। तो सिंपल है दोस्तों, बाइनरी फिजन में कितने डॉटर सेल बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेगा। और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में हमने देखा था बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कैसे हो सकता है अगर वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है तो स्पोर्स तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता है ग्रो करने का। इस तरह से वो बेनिफिटेड होगा। अगर मान लेते हैं बाहर के कंडीशंस खराब है तो स्पोर्स उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर बाहर का कंडीशन फेवरेबल है फिर ही स्पोर्स के अंदर से नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों है, वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जनरली ऐसे प्लांट्स में क्या रहता है जिसके अंदर सीड बनाने का कैपेसिटी लॉस्ट हो चुका है, जैसे बनाना हो गया और भी डिफरेंट सारे हमने ग्रेप्स देखा था। तो जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं दोस्तों उसका प्रोपोगेशन के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ऐसे प्लांट्स के लिए। अब नेक्स्ट दे रखा है, वाई डीएनए कोपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसे भी अच्छे से हमने डिस्कस कर चुका है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लेक्चर। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।